प्रेम कुमार जी, नीतीश बाबू का बहिष्कार हो रहा है, एक नहीं कई मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया है। इस विषय में हम लोग लगातार इसी मंच से चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब अल्पसंख्यक समुदाय नीतीश बाबू का और उधर चंद्रा बाबू का बहिष्कार करेगा तो फिर इनकी सियासत किस दिशा में होगी, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया राजीव जी। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सीएम के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया गया हो। जेडीयू और बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मुसलमान संगठन इफ्तार का बहिष्कार कर रहे हैं। अब इसके एक मतलब तो साफ है कि मुसलमान अब जेडीयू के साथ नहीं हैं और आगे नहीं रह सकते हैं। अगर मुसलमानों ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, क्योंकि ये बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा बदलाव है। एनडीए में नीतीश कुमार रहा करते थे, लेकिन फिर भी वो एक सेक्युलरिज्म की बात वहां करते थे और नो कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में रहते थे, तो मुसलमान उनको वोट करते थे कि ये कम से कम एनडीए में भी रह करके हमारे हितों की बात तो कर रहा है, कम से कम हमारे हितों के खिलाफ कुछ बात होती है तो आवाज उठाने वाली शक्ति है। लेकिन वो भरोसा मुसलमानों का टूट गया, वो टूट गया। और ये अगर रहता है, कायम रहता है, तो बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल जाने वाली है। देखिए, बिहार में मुख्य रूप से देखें तो 5 शक्तियां हैं, 5 राजनीतिक शक्तियां प्रमुख रूप से, जिसको एक तो बीजेपी आरजेडी है, दूसरा कांग्रेस जेडीयू है, और 5वीं शक्ति मैं लेफ्ट को मानता हूं। उसके बाद छोटी मोटी भी बहुत सारी शक्तियां हैं जो 2 ध्रुवों में विभाजित रहती हैं। लेकिन मुसलमानों ने जिस तरीके से, और लव कुश प्लस मुसलमान, ये 3 जो जेडीयू की ताकत रही है, इससे अगर मुसलमान छिटकते हैं तो ये होगा कि कांग्रेस जो आज जिस जगह पर है वो मुस्लिम वोट्स कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। जाहिर बात है कि कांग्रेस आज कम से कम मुस्लिम तो भरोसा करते हैं कि कांग्रेस एक पार्टी है जो देश में आवाज उठाती है, भले उसको राजनीतिक नुकसान कितना भी हो। और आरजेडी के साथ भी मुसलमान रहे हैं, यानी महागठबंधन के साथ। तो ये बदलाव होने का मतलब ही है कि कांग्रेस जेडीयू से बड़ी शक्ति बन जाएगी चुनाव के बाद। और जेडीयू से बड़ी शक्ति, क्योंकि इसको थोड़ा एनालाइज भी करेंगे बहुत छोटे में भी, तो मुसलमानों की जो प्रभाव वाली जो सीटें हैं, कम से कम 24 सीटें एकदम स्पष्ट रूप से हैं जहां 30% से ज्यादा मुसलमान हैं और जो प्रभावित करते हैं, निर्णायक रहते हैं। और ऐसे 15% से ज्यादा वाले तो देखें तो लगभग 70 सीटें। तो ये जो वोटों में बदलाव होगा, वोटों की शिफ्टिंग होगी, तो एक तरफ जेडीयू कमजोर होगा। जेडीयू के कमजोर होने का मतलब एनडीए कमजोर होगा, क्योंकि एनडीए जेडीयू के कमजोर मजबूत होने पर ही सत्ता में आएगी। बीजेपी को यह खामखा ख्याली पुलाव है कि जेडीयू को हम कमजोर कर देंगे तो हम सत्ता में आ जाएंगे। आज तक वो स्थिति बनी नहीं है, ना उनके पास वो चेहरा है। तो जेडीयू कमजोर होगा तो सीधे इधर कांग्रेस और आरजेडी मजबूत होगी और कांग्रेस ज्यादा मजबूत होगी। तो एक ऐसी पोजीशन पैदा होगी कि बिहार का नीतीश कुमार कांग्रेस से निकलेगा, यह स्थिति पैदा होगी। यानी आप समझ रहे हैं हम जो बात बोलना चाहते हैं, ये राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव का हमें दिख रहा है कि द्योतक है। दूसरी बात, एक आरएसएस से संबंधित बात जो थी उस पर भी मैं थोड़ा सा बोल दूं। बिल्कुल। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सियासत ने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांटा है, उसी तरीके से आरएसएस भी 2 हिस्सों में बटा हुआ साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ औरंगजेब की बात को 17वीं सदी का बता करके भुलाने और गैर जरूरी बात बताते हैं मोहन भागवत, और दूसरी तरफ दत्तात्रेय होसबले आकर के वही बात बोलते हैं जो बीजेपी की लाइन है। और ये अक्सर होता है, लगातार हो रहा है। मोहन भागवत कुछ बोलते हैं, दत्तात्रेय होसबले कुछ बोलते हैं। ये 2 धाराएं आरएसएस को भी इन्होंने बांट दिया है। और आप देखेंगे कि जो नफरती सियासत है उसको लेके चेक एंड बैलेंस बनाने की जरूरत बोलिए, रणनीति बोलिए, मोहन भागवत ने बीच बीच में बयान दिया है।
चाहे वो नॉन बायोलॉजिकल वाला हो, उस समय भी मोहन भागवत ने टोका था। इसी तरीके से कर्नाटक हारने के बाद में बीजेपी को टोका था कि राजनीति बदलने की जरूरत है। आज दत्तात्रेय होसबले की जुबान से बीजेपी अपनी बात कहवा रही है, कर रही है। आरएसएस भी दो हिस्सों में साफ बंट गया है। ऐसा नहीं मान सकते कि आरएसएस बीजेपी के साथ है, ये संघर्ष चल रहा है। बीजेपी स्वयं बटी हुई है, उसको तो मौके का इंतजार है कि किस दिन मोदी शाह को ये उद्योगपतियों का समर्थन घटे और हमें मौका मिले। क्योंकि मोदी शाह मजबूत क्यों है? इसलिए कि उनके पास उद्योगपति है, इसलिए उनके पास सत्ता है, सीबीआई, ईडी, आईटी है, इसलिए वो मजबूत हैं। तो पार्टी में भी जो धड़ा असंतोष का है, जो नहीं चाहते कि इस तरह से देश चले, कि नफरत के आधार पर चले और देश बंटवारे की तरह एक और बंटवारे की ओर जाए, वो लोग भी दो भाग में बटे हुए, ये बात साफ है। और ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात जो नोटों वाली बात आई, जो जज साहब के घर से नोट मिले, उस मामले में उस दिन भी वो बात हास्यास्पद लग रही थी कि अग्निशमन विभाग के प्रमुख कह रहे थे कि हमारे कर्मचारियों को नोट नहीं मिला है। अरे आपसे पूछा कौन था नोट मिला है कि नहीं मिला है? आप होते कौन है? पुलिस बोलेगी ना नोट मिला कि नहीं मिला। दिल्ली पुलिस तो बिल्कुल खामोश थी। दिल्ली पुलिस खामोश थी और ये सवाल उठ रहे थे कि वो क्यों बोले। बाद में फिर उन्होंने सफाई भी दी। फिर पूरे प्रकरण में जो आया, संक्षेप में देखें तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों मिलकर मान रहा है कि इसके जांच की आवश्यकता है, और इसने पूरा जुडिशरी में करप्शन को नए सिरे से आंकने और झांकने और ताकने की जरूरत बता रही है कि आप जुडिशरी को देखिए, संभालिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी देखना होगा और सरकार पर तो सवाल है ही, जो कि किसी भी चीफ जस्टिस के घर पर प्रधानमंत्री चले जाते हैं, उसके बाद गणेश जी की परिक्रमा कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं भाई हम जो फैसला लिखते हैं तो भगवान जी से पूछ के लिखते हैं। ये जो उन्होंने विकृति पैदा की है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच, और यही कारण है कि कई सारे मामलों में जुडिशरी ने हल्के तरीके से देखा। चाहे चंडीगढ़ में इलेक्शन का मामला था, नहीं पनिश किया किस दोषी को, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था, नहीं पनिश किया, सुप्रीम कोर्ट ने जांच का भी ऑर्डर नहीं दिया। ये एक मिलीभगत दिखती है जुडिशरी की सत्ता के साथ में, और उसी मिलीभगत का परिणाम ये नोट है। जांच होगी, तथ्य सामने आएंगे, ये मैं कहता हूं जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ यहाँ पर जुडिशरी से लेकर उधर बिहार और अगर आरएसएस सबकी बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। राहुल लाल जी, जरा आपके पास आना चाहता हूँ। राहुल जी, कैसे आप देखते हैं, एक तरफ आरएसएस है, दूसरी तरफ ये